Okay, hello everyone. So now we are going to start with section 27 to 30 ट्रांसफर ऑफ अ टाइटल बाय नॉन ऑनर. अभी तक बेसिकली हम लोगों ने इस चैप्टर में सेल्स ऑफ गुड एक्ट में सेक्शन 1 से लेकर 26 तक सारे प्रोविजंस को वन बाय वन देख लिया, हर टॉपिक को देख लिया है. अब 27 से 30 आता है. 27 से 30 में सबसे पहले हमारा क्या आता है, वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय अ पर्सन हु इज नॉट एन ऑनर. एक याद रखिएगा, जो मालिक, कंडीशन टाइटल में भी कहा गया, जो मालिक नहीं है वो गुड्स नहीं बेच सकता है, क्योंकि if I am not having some kind of a title, I cannot transfer that kind of a title to you. As simple as it is. No one can pass better title than himself. तो अगर मेरे पास टाइटल नहीं है तो हम, अगर इसके हम मालिक नहीं है तो क्या आप इसके, हम आपको अगर ये पेन दे दिए तो क्या आप इसके मालिक होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे. तो यहाँ पे इसका एक्सेप्शन आता है 27 से 30 में, जहां कहा जाता है कि इवन इफ अ पर्सन इज नॉट एन ऑनर एंड इफ ही मेक्स अ सेल, देन बायर विल गेट फुल ऑनरशिप. ठीक है, बायर के पास कैसा आएगा? फुल ऑनरशिप. ठीक है, यहां पे एक पर्टिकुलर मैक्सिम होता है जिसको फॉलो किया जाता है, नेमो दैट गॉड नॉट हैव इट. मतलब नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट. जो उसके पास है नहीं, जो उसको मिला नहीं, वो उसको दूसरे को किसी दे नहीं सकता. तो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं. पहला एक्सेप्शन है सेल बाय एन मर्केंटाइल एजेंट. अब मर्केंटाइल एजेंट की कंडीशन केस में क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है, वो सामान बेचने के लिए एक एजेंट अपॉइंट करता है. एजेंट उस सामान का मालिक नहीं बनता है. उसका काम क्या है? एजेंट का काम ये है कि सिर्फ उसको बिचवा दे. एजेंट होते हैं ना, आप लोग भी कहीं घर वर लिए होगे, रेंट पे जो रह रहे हो, किसी एजेंट से मिले होगे, तो एजेंट क्या उस घर का मालिक था? उसका काम सिर्फ था उस घर को रेंट पे उठवाना. तो घर इस तो मतलब अगेन नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल नहीं है. बट इस तरह सामान बेचवाने के लिए भी मर्केंटाइल एजेंट होते हैं, जिसकी डेफिनेशन हम लोगों ने ऊपर देखी है. तो मर्केंटाइल एजेंट जो भी होते हैं, ठीक है, वो 4 तरह के काम करते हैं. कौन कौन से? बाय, सेल, कंसाइन और रेज, गारंटी या फिर लोन. ठीक है, और ये सारे काम होता है कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में. तो ये जो एजेंट है वो मालिक नहीं है, बट वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी कौन है? बायर. थर्ड पार्टी कौन है? बायर. तो जो ये थर्ड पार्टी है वो बायर है. तो जो पी है वो ए को गुड्स देता है, ए थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, सामान बेच देता है. जो थर्ड पार्टी है वो किससे मिल रही है? ए से. क्या ए मालिक है? क्या ए ओनर है? फिर भी क्या थर्ड पार्टी जो बायर है उसके पास कंप्लीट ओनरशिप जाएगी? बिल्कुल जाएगी. एजेंट से खरीदा हुआ सामान में भी कंप्लीट, मतलब बाद में प्रिंसिपल आके ये नहीं कह सकता है कि भाई हमसे तो खरीदा नहीं है तो इसके पास ओनरशिप नहीं है. सर आपसे नहीं, आपके एजेंट से खरीदा है जिसको अथॉराइज किया था आपने ही. समझ में आ रहा है? तो यहां पे इवन इफ एजेंट इज नॉट एन ऑनर, स्टिल बायर विल गेट अ कंप्लीट ऑनरशिप. इसके बाद दूसरा क्या है? सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ऑनर. एक गुड्स के 2 ऑनर हैं. ठीक है, ऑनर 1 एंड ऑनर 2. ऑनर 1 ने बेच दिया किसको? बायर को. और बायर क्या था? इनोसेंट बायर था, इसको नहीं पता था कि इसको 2 ऑनर है. बायर को लगा कि इसके पास पोजीशन है तो यही इसका मालिक है, इससे खरीद लिए. तो ये दूसरा ऑनर जाके बायर से रिकवरी नहीं कर सकता है. बस कंडीशन यहां पे ये होनी चाहिए कि बायर को पता नहीं होना चाहिए कि इसका कोई दूसरा ऑनर है भी. बायर मस्ट बी इनोसेंट पर्सन. तो यहां पे जो दूसरा ऑनर है वो प्राइस की रिकवरी कर सकता है किससे? पहले ऑनर से. बायर से गुड्स नहीं लेता, क्योंकि बायर के पास बीइंग एन इनोसेंट बायर उसको क्या मिलती है? कंप्लीट ऑनरशिप. फिर आता है सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर अ वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट. वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको कोई एक पार्टी डिक्लेयर कर सकती है टू बी वॉइड अपने मन से. तो अभी ये पर्सन ए है, इसने पर्सन बी को सामान बेचा है, सेल किया है. किसमें? मिस्टेक के अंडर या मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर. दोनों ही वर्ड नहीं, मिस्टेक तो वॉइड हो जाता है, सॉरी. लेट्स से फ्रॉड कमिट हुआ है ए के साथ. बी ने फ्रॉड कमिट किया है किसके संग? ए के संग, और ए ने गलती सामान बी को दे दिया है. अब फ्रॉड किसके संग हुआ है? ए के साथ. ए यहां पे फ्रॉड मतलब एक तरीके से विक्टिम है, तो ए कैन डिक्लेयर दिस कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, यस और नो? बिफोर ए डिक्लेयर दिस कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, बी ने ये सामान किसको बेच दिया? सी को. एंड सी इज अ इनोसेंट बायर, ही हैज नो नॉलेज ऑफ दिस फ्रॉड. तो सी के पास वो गुड्स कंप्लीट ऑनरशिप में चला जाएगा. ए उसको वापस सी से नहीं ले सकता. ए क्या कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन ले सकता है बी से. क्लियर है? कोई डाउट? इसके बाद फिर क्या आता है? सेल बाय अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड गुड बट कंटिन्यूड इन पोजीशन. एक आदमी जो गुड्स बेच चुका है, जैसे कि अभी वॉशिंग मशीन वाला केस है,
हमने वॉशिंग मशीन खरीद लिया, ठीक है, मेरे पास आ गया वॉशिंग मशीन का ओनरशिप, इंटेंशन था ऑनरशिप है, अभी इनफैक्ट फोन पे बात भी हुई है, वह भी कल भिजवा देगा, कल इंस्टॉल भी करवा देगा, ऑनरशिप मेरे पास है ना। मगर वही सेलर, पोजीशन किसके पास है, सेलर के पास है, तो आफ्टर द सेल ऑल्सो ही इज इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स। अब उसको अगर वो बेच दे किसी थर्ड पार्टी को, मान लीजिए किशन गया, किशन को उसने बेच दिया, किशन हैज नो आइडिया कि वो सेल ऑलरेडी हो चुका है, किशन क्या है, इनोसेंट बायर है, तो क्या किशन के पास ऑनरशिप नहीं आएगी, किशन तो इनोसेंट था। और बीइंग अ बायर, बीइंग एन ओरिजिनल बायर, मेरा क्या बनता है, राइट टू क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम दी सेलर, जिसने झूठ बोल के किशन को बेचा। किशन से हम गुड्स वापस नहीं ले सकते हैं, किससे हम पैसा ले सकते हैं, सेलर से। और किशन क्या बन गया, कंप्लीट ऑनर। किशन को जिसने बेचा है उसके पास ऑनरशिप नहीं है, सेल बाय अ पर्सन हु इज नॉट अ ऑनर, सेलर इज नॉट एन ऑनर एनीमोर, बट किशन फिर भी ऑनरशिप पूरी पाएगा। फिर क्या आता है, इफेक्ट ऑफ स्टॉपल। इफेक्ट ऑफ स्टॉपल, स्टॉपल का प्रिंसिपल आपने पढ़ा हुआ है, जब कोई इंसान ऐसा कोई कमिटमेंट करता है जिससे वो अपने आप को उस गुड्स का ऑनर दिखाता है और उसका ओरिजिनल ऑनर उस बात को डिनाई नहीं करता है, या फिर कोई इंसान, जैसे कि मेरा दोस्त, उसको हमने कह दिया सबके सामने कि बाइक मेरी है, इसकी एक ही बात है, अगला आदमी समझा कि उसी की बाइक है और हमने डिनाई नहीं किया। जैसे कल ही क्या हुआ, जब हम लोग मिले तो मेरा दोस्त ही बाइक राइड कर रहा था, तो उसके जो बाकी दोस्तों ने कहा भाई बाइक खरीद ली है, उसने कहा हाँ देखो खरीद लिए, और हम उस बात को वहां डिनाई नहीं किए। अब उन्हीं दोस्तों को बाइक बेच दे तो मेरे ऊपर क्या लग जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ, हमें उसी वक्त डिनाई करना है सबके सामने कि नहीं ये इसकी नहीं, मेरी बाइक है, प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल तब नहीं लगेगा। तो अगर वो ऑनर नहीं है बट बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ स्टॉपल वो गुड्स को बेच रहा है, तो बेच सकता है, जो थर्ड पर्सन इनोसेंट बायर है उसको कंप्लीट ऑनरशिप मिल जाएगी। बीइंग एन ओरिजिनल ऑनर, हम क्या कर सकते हैं, एट मैक्स कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। इसके बाद क्या है, सेल बाय एन अनपेड सेलर। एक इंसान, अभी आगे टॉपिक आएगा भी, गुड्स को सेल कर दिया दूसरे को, बट इसने इसको पेमेंट नहीं की, सेल हो गई है बट पेमेंट नहीं हुई है, और पोजीशन अभी भी किसके पास है, सेलर के पास है। जैसे कि अभी इमीडिएट केस में हो रहा है, वॉशिंग मशीन हमने खरीद ली है, पोजीशन किसके पास है, सेलर के पास है, हमने पेमेंट नहीं की, एक ड्यू डेट रखी गई है कल की, अगर कल भी हम पेमेंट नहीं करते हैं तो वो सेलर क्या हो जाएगा, अनपेड सेलर, उसको पेमेंट नहीं हुई, ही इज अनपेड। अनपेड सेलर क्या कर सकता है, उस गुड्स को रीसेल कर सकता है किसी और पर्सन। नाउ अनपेड सेलर इज नॉट अ ऑनर ऑफ गुड, गुड्स के ऑनर वो पर्टिकुलर सेलर नहीं है, अभी ऑनर हम है, मगर वो बेच सकता है रिकवरी के लिए, ये बिल्कुल बेच सकता है, जो उससे खरीद रहा होगा उसको कंप्लीट ऑनरशिप मिलेगी। इसके बाद क्या आता है, सेल बाय अ पर्सन ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर प्रॉपर्टी इज वेस्टेड इन हिम। कोई ऐसा इंसान जिसको प्रॉपर्टी कैसे मिल रही है, उसको प्रॉपर्टी में पोजीशन मिल जा रहा है मगर ऑनरशिप नहीं मिल रही है, उसने थर्ड पर्सन को इनोसेंटली बेच दिया। तो थर्ड पर्सन जो इनोसेंटली बाय कर रहा है, जैसे कि आप एक दुकान पे गए, मोबाइल देखे, मोबाइल को बाहर लेके ट्रायल ले रहे थे, कोई दूसरा आदमी आया आपसे खरीद लिया और आपने उसको इनोसेंटली, वो इनोसेंट था, आपने उसको बेच दिया, तो वो इनोसेंट पर्सन पे कंप्लीट ऑनरशिप आ जाएगी। आपको क्या मिलेगा, आप तो भाई ऑनर है, तो आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम दैट नॉन ऑनर। और आखिरी है सेल अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ एक्ट, जैसे कि कंपनीज एक्ट में होता है, जब कंपनी लिक्विडेट हो रही होती है तो जो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, लिक्विडेटर इज नॉट अ ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ही इज जस्ट एन ऑफिशियल पर्सन हु इज अपॉइंटेड फॉर सेलिंग दी एसेट्स एंड रियलाइजिंग ऑल एंड पेइंग ऑफ ऑल दी डेब्ट्स, कि ईमानदारी से कंपनी सारे अपने क्रेडिटर को पे ऑफ कर दे, इसके लिए एक इंडिपेंडेंट लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। दैट इंडिपेंडेंट लिक्विडेटर कैन सेल द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी। कंपनी के प्रॉपर्टी का मालिक कौन होता है, कंपनी खुद, मगर बेच कौन रहा है, लिक्विडेटर। जो थर्ड पर्सन उसको खरीद रहा है वो कंप्लीट ऑनरशिप पाएगा, बिकॉज एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट इट इज अलाउड। ठीक है, इसके बाद फिर क्या आता है, सेक्शन 31 से लेके 44 तक का एक मेगा जर्नी। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस क्या होता है, जो वादा किया गया, जो प्रॉमिस किया गया। अभी हम गए एक दुकान पे वॉशिंग मशीन खरीदने का वादा किए, तो ये वादा पूरा कैसे होगा, उसको परफॉर्म भी तो करना पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, उसे डिलीवरी देनी पड़ेगी। हमने पढ़ा है डिलीवरी कुड बी एन एसेंशियल टू द एग्रीमेंट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। पे जब वो डिलीवरी देगा तो मेरे ऊपर भी तो लायबिलिटी है कि पैसा हमें कभी ना कभी तो देना है, पर देना तो है ना, ऐसा तो नहीं डिलीवरी लेके हम यूज करने लगा पैसे ही ना दे, देना तो पड़ेगा, हाँ कि ना। तो यही दोनों काम, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेइंग ऑफ प्राइस, यही आपका परफॉर्मेंस होता है।
ठीक है, तो डिलीवरी की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। क्या होती है डिलीवरी की डेफिनेशन? वॉलंटरी डिलीवरी ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू। आप मिस्टर बीन नहीं हो सकते हैं, खुद से खुद को डिलीवर करके खुश हो जाइए कि हमें लेटर आया। किसने किसने मिस्टर बीन देखा है क्लास में? यही हम बता रहे हैं, कुछ समय स्विच ऑफ बटन होना चाहिए सर। ठीक, एनीवेज सबने देखा है, देखा उसने भी है, उसकी आंखें बता रही उसने देखा है, सबने देखा है। ठीक है, एनीवेज टाइप ऑफ डिलीवरी, अरे हो सकता है उसने भी देखा हो, सब मिस्टर बीन को नहीं देखा होगा, सब तो यूट्यूब आने के बाद तो सबको देख लिया टीवी। हम कह रहे हैं एक बार पोगो पे आपने नहीं भी देखा बचपन में, मगर यूट्यूब पे तो सबने देखा है, और यूट्यूब पे नहीं देखा तो मीम में तो जरूर देखा होगा, इंस्टाग्राम पे तो देखा सबने है, पर हाथ किसी ने नहीं उठाया। ठीक है, खैर एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर आता है ड्यूटीज ऑफ बायर एंड सेलर। सेलर की क्या ड्यूटी है? डिलीवर कर दे गुड्स। बायर की ड्यूटी है एक्सेप्ट करे डिलीवरी को और पे करे उसके लिए। ठीक है, अब याद रखिएगा, जो इंसान अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेगा, जो लॉ हमेशा राइट के साथ एक ड्यूटी भी बांधता है। इफ वन पर्सन इज हैविंग सम काइंड ऑफ अ राइट, देन सबसे मतलब साथ ही साथ देन इमीडिएटली देयर विल बी एन ड्यूटी ऑल्सो ऑफ अनदर पर्सन। एक का राइट हमेशा दूसरे की ड्यूटी होगा। वॉलेशन ऑफ अ राइट और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ ड्यूटी विल ऑलवेज गिव बर्थ टू दी पेनाल्टी और पनिशमेंट और कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहां पे जो भी ड्यूटी पूरी नहीं करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसके अगेंस्ट जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, रूल रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। पार्ट डिलीवरी, बायर टू अप्लाई फॉर द डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी, ऐसे सब देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग अलग पॉइंट है, ये ऐसे जोड़ा नहीं है, ये अलग अलग इंडिपेंडेंट पॉइंट है। पार्ट डिलीवरी अलग है, बायर टू अप्लाई फॉर द डिलीवरी अलग है, प्लेस ऑफ डिलीवरी अलग है, टाइम ऑफ डिलीवरी अलग है, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी अलग होता है, डिलीवरी ऑफ अ रॉन्ग क्वांटिटी, expenses for the delivery, good in possession of a third party, delivery to the carrier or war figure, the duration during transit and buyer's right to duty। तो अभी हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है? ओके, वन बाय वन यहां दिया नहीं है तो वी हैव टू ओपन द बुक हियर, बट ठीक है अभी देख लेते हैं। रूल्स रिलेटेड टू द एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी। तो एक सेकंड का टाइम लेते हैं, एक बार डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं क्योंकि ये सारे प्रोविजन देखना जरूरी है। हाँ, तो देखो आपका क्या आ गया, ड्यूटीज हम लोगों ने पढ़ लिया है। ड्यूटीज ऑफ बायर एंड सेलर, पेमेंट एंड डिलीवरी आदि कॉन्करेंट कंडीशन, एक पूरा होता है दूसरा पूरा होगा ही होगा, चाहे इमीडिएट हो चाहे बाद में हो, पर होना है। फिर डिलीवरी क्या होती है ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। डिलीवरी कैसे होगी? बाय डूइंग एनीथिंग विच पार्टी में एग्री। अभी आपने पूछा था कि सर सामान घर के बाहर रख के चला जाए तो क्या डिलीवरी होगी? बाय डूइंग एनीथिंग टू विच पार्टी में एग्री। आपसे बिना पूछे आपके घर के दरवाजे के बाहर सामान छोड़ के नहीं जाएगा, वो आपसे पूछेगा। इनफैक्ट अगर आप जोमेटो के ऐप पे जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे बकायदा ऑप्शन दिया है कि आपके हाथ में सामान दे, आपके दरवाजे पे ड्रॉप कर दे, या फिर किसी गेट कीपर को थमा दे। ये ऑप्शन देता है ऐप के अंदर ही, क्योंकि ये पार्टीज के मर्जी से होगा। बाय डूइंग एनीथिंग फॉर विच पार्टी एग्रीज। फिर आता है इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। देखो पार्ट डिलीवरी का वही इफेक्ट होता है जो फुल डिलीवरी का होता है। मतलब अगर हमने एक पार्ट में डिलीवर किया है उसका वही इंपैक्ट है अगर हम पूरा पार्ट डिलीवर किए होते जो पड़ता। मतलब उस पार्ट पे भी तुम्हारा कंप्लीट ओनरशिप जाएगा, तुम उसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि वो पार्ट इन द कोर्स ऑफ डिलीवरिंग दी फुल हो। एक पार्ट जो तुम्हें डिलीवर किया गया है वो इन द कोर्स ऑफ डिलीवरिंग दी फुल आइटम हो। ठीक है, इसके बाद फिर क्या आता है? बायर टू अप्लाई फॉर द डिलीवरी। कभी भी सेलर अपने मन से डिलीवरी नहीं करेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ अ बायर टू अप्लाई फॉर अ डिलीवरी। अदरवाइज अगर बायर ने अप्लाई नहीं किया तो सेल हमेशा कहां मानी जाएगी? ओवर द काउंटर। जहां जैसे कल हम गए दुकान पे वॉशिंग मशीन पसंद किए, खरीदे, सेल कहां माना जाएगा? डिलीवरी कहां मानी जाएगी? ओवर द काउंटर, दुकान में। हमें वहां अप्लाई करना पड़ेगा, इसको मेरे घर पहुंचा के इंस्टॉल करवा दीजिए। समझ में आ रहा है? जब तक बायर अप्लाई नहीं करेगा डिलीवरी की ड्यूटी सेलर की नहीं है। इसीलिए हमने उसको कहा कि नहीं मेरे घर पहुंचाइए तब हम पैसा देंगे। तो दैट इज मी अप्लाइंग फॉर दी डिलीवरी। पैसा इज इनमटेरियल, हम दे भी सकते थे वहां पे, ठीक है, बट अगेन बीइंग अ प्योर देसी इंडियन पैसा पहले कैसे दे दें? ठीक है, चाहे कितना भी पहचान वाला क्यों ना हो, पैसा तो तभी मिलेगा जब गुड्स लग जाएगा, इंस्टॉल, जब एक कपड़ा धुला जाएगा कि सब सही है। ठीक है,
रूल्स एज टू डिलीवरी, 5 अलग अलग रूल्स हैं। पहला रूल क्या है, whether it is for the buyer to take possession of a good or for the seller to send them to the buyer is a question depending upon the contract. बायर खुद जाके डिलीवरी लेगा या सेलर उसके घर भेजेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अब खुद सोचो, बहुत मतलब अभी तो ठीक है, जोमेटो और स्विगी के कारण बहुत ज्यादा होम डिलीवरी खाने की होने लगी है। मतलब पहले क्या होता था कि मतलब पहले मतलब कितना ज्यादा समय नहीं, 5-6 साल पहले की बात बता रहे हैं हम। व्हेन आई वाज इन द कॉलेज, तो हम लोग क्या करते थे कि कोई अच्छे दुकान वाला जहां बहुत भीड़ लगती है तो उसको फोन करके कहते थे कि भैया खाना अलग से निकाल के पैक करके हम आके ले जाएंगे। मुझे घर पहुंचाने का सिस्टम नहीं था, तो खाना बेचारा निकाल के बांध के रखा रहता था, जब हम लोग जाते थे तो वो पैकिंग थमा देता था। अभी तो क्या हो गया है, खाना पहुंचवा दीजिए, नाउ इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ सेलर टू, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का वैसा अब चेंज हो गया है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या आता है, इसके बाद where under the contract of sale seller is bound to send the good to the buyer but no time is fixed, तो कब भेजेगा, विद इन, भाई देखो डोमिनोज वाला कहता है आधे घंटे में खाना पहुंचा देंगे, तो आधे घंटे में पहुंचाता है। जहां कोई टाइम फिक्स नहीं है, मतलब मान लो आपने मिश्रा पिज्जा भंडार से पिज्जा मंगवाया, ठीक है, तो क्या वो 4 दिन बाद पिज्जा भेजेंगे, भाई आधे घंटे में नहीं भेजेंगे तो 1 घंटे में भेजेंगे, बट टाइम मस्ट बी रीजनेबल ना। ऐसा है कि 4 दिन बाद भेज रहे कि आपने 4 दिन पहले ऑर्डर किया था, ये ना कर सकते हैं, तो रीजनेबल टाइम में वो आ जाना चाहिए। इसके बाद फिर क्या है, whether goods at a time of sale is in the possession of a third person, there is no delivery by the seller to the buyer unless and until such third person acknowledges। ये आ गया कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी का केस। अगर गुड्स थर्ड पर्सन के पास हैं, सेलर ने कह दिया जाओ तुम उस थर्ड पर्सन से गुड्स ले लो, बायर चला जाएगा थर्ड पर्सन के पास। पहले बायर कहेगा सेलर से कि उससे बात कराइए, उससे बात कराइए गुड्स मेरा रखा है, और जब वो थर्ड पर्सन कहेगा हाँ हाँ मेरे पास गुड्स है, एक्नॉलेजमेंट दे देगा, तब सेलर फ्री हुआ डिलीवरी से, अब बायर जाके उसे ले। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके बाद ये सारी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में होती हैं। आपसे भी कोई कह दे कि जाओ उस थर्ड पर्सन से ऐसे सामान ले लो, तो आप कहते हो ना भाई बार बात करा दो, कहते हो कि नहीं कहते हो, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट जरूरी है। लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस, कॉमन सेंस लगाओ, लॉ सब क्लियर हो जाएगा। फिर क्या आता है, डिमांड और टेंडर टू डिलीवर मे बी ट्रीटेड एज इनइफेक्चुअल अनलेस मेड एट द रीजनेबल आवर। जब तक एक रीजनेबल आवर पे आपने डिमांड नहीं किया है गुड्स पहुंचाने का, ठीक है, तब तक डिलीवरी को हम लोग, मतलब उस डिमांड को हम लोग इफेक्चुअस या इफेक्टिव नहीं मानेंगे। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। दुकान के बाद साफ साफ लिखा हुआ है 10 बजे दुकान बंद होती है, आपने कहा 12 बजे मुझे खाना चाहिए, 12 बजे रात को, क्या वो भिजवाएगा। अब व्हाट इज रीजनेबल आवर इज ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन दी सर्कमस्टांसेस। कुछ ऐसे भी दुकानदार होते हैं जो 24 घंटे की डिलीवरी देते हैं, तो उनके लिए रीजनेबल आवर का कोई मतलब ही नहीं है। यू आर गेटिंग द पॉइंट। रीजनेबल आवर ऑलवेज डिपेंड अपॉन केसेस, ठीक है, केसेस टू केसेस वो डिफर करते रहेंगे। इसके बाद अनलेस अदरवाइज एग्रीड, एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं वो हमेशा कौन पे करेगा। अब इसमें पहले लाइन में ही जो पहले 3 वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। मतलब हमेशा सेलर ये बात कह देता है टाली वाले को पैसा आप देंगे, अगर वो ऐसा कुछ नहीं कह रहा, सेलर ने कुछ नहीं कहा है, तो बायर कभी भी डिलीवरी का पैसा पे नहीं करता। इनफैक्ट ऑनलाइन प्रोडक्ट में भी साफ साफ लिख के आ जाता है डिलीवरी चार्जेस, और डिलीवरी चार्जेस लिखने का मतलब ये एक्सप्रेसली कह दिया है कि बायर के ऊपर है, बायर भी पे करना है। अगर कुछ ऐसा नहीं लिखा है, सामान आपके घर भिजवाया जा रहा है, तो बायर कभी भी, आप अपने घर पे जाइएगा, अपने एल्डर से पूछेगा, कभी भी सामान खरीद के लाए होंगे और जहां पे सेलर ने कभी नहीं कहा होगा कि पैसा कौन दे रहा है, कोई नहीं देता है। बायर तो नहीं देता, मतलब ऑब्वियस बात है सेलर की जिम्मेदारी है। इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ सेलर टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, ठीक है। अब आता है डिलीवरी ऑफ अ रॉन्ग क्वांटिटी। अगर गलत क्वांटिटी में डिलीवरी हो जाए तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। 4 प्रोविजंस हैं जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आपने मंगवाया उससे ज्यादा आ गया अगर, ठीक है, तो जितना आपने मंगवाया उतना आप अपने पास रखोगे, रिमेनिंग आप वापस कर दोगे। अगर आप पूरा रख रहे हो, तो जितना एक्स्ट्रा आप रख रहे हो उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। जितना आपने मंगवाया उससे कम आ गया तो आप क्या करोगे, आप चाहो तो पूरा रिजेक्ट कर दो, आप चाहो तो जितना आया है उतना रखो, और जो डिफरेंस है उसका कंपनसेशन मांग लो। ये पूरा आप पे डिपेंड करता है। ये सारी पावर किसको दी गई है, बायर को। आपने जो मंगाया वो मिक्स्ड है किसी दूसरे गुड के साथ, क्योंकि दूसरे गुड्स के साथ वो मिक्स्ड है, ठीक है। तो मान लो आपने 4 जींस मंगवाए, उसमें 2 जींस आ गया और 2 शेरवानी आ गई, मिक्स्ड हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या है, आप चाहो
तो मिक्स्ड वाला भी अपने पास रखो, डिफरेंशियल प्राइस पे करो। आप चाहो तो पूरा रिजेक्ट कर दो, आप चाहो तो जितना आपके लिए जरूरी था जो आपने मंगवाया था उतना रखो और रिमेनिंग रिजेक्ट कर दो। यही बात लिखा हुआ, देखो क्या लिखा है, लेस अगर आ रहा है, ठीक है, जितना कॉन्ट्रैक्टेड उससे लेस, तो बायर में रिजेक्ट देम, बट इफ बायर एक्सेप्ट द गुड देन से सेल पे फॉर देम एट द कॉन्ट्रैक्टेड रेट। जितना एक्सेप्ट कर रहे हैं उतने के लिए पेमेंट करेंगे। दूसरा क्या है, अगर लार्जर आ गया, ज्यादा आ गया, तो इस केस में क्या होगा, जितना कॉन्ट्रैक्ट में है उतना एक्सेप्ट करे, रिमेनिंग को क्या करे, रिजेक्ट दी रेस्ट, या फिर रिजेक्ट दी, पूरा रिजेक्ट कर दे। अगर वो पूरा एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एक्स्ट्रा रेट पे करेगा जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट होगा उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद फिर क्या है, अगर मिक्स्ड आ गया, ठीक है, तो यहां पे बायर में एक्सेप्ट गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द रेस्ट या रिजेक्ट दी। Provision of this section is subject to the any uses of trade, special agreement and course of dealing between the parties। मतलब क्या अगर पार्टीज के बीच में कोई एक्स्ट्रा एग्रीमेंट है, कोई ट्रेडिंग कोई ट्रेडिशन है, कोई स्पेशल एग्रीमेंट है, कोई कोर्स ऑफ डीलिंग के बीच में चीजें चलती रहती हैं, तो वो चीजें पहले अप्लीकेबल होंगी, लॉ बाद में अप्लीकेबल होगा। जैसे कि अगर ये चीज बनी हुई है पार्टीज के बीच में कि गलत क्वांटिटी अगर आ जाती है तो फ्यूचर के गुड्स में एडजस्ट हो जाएगी। जैसे हमें हर महीने 100 यूनिट भेजना है, हमने गलती से 120 यूनिट भेज दिया या 80 यूनिट भेजा, तो आप कैंसिल मत करो, नेक्स्ट वाले में हम एडजस्ट करके भेज देंगे। अगर 120 आ गया तो नेक्स्ट वाले में हम 80 भेजेंगे, अगर 80 आया तो नेक्स्ट वाले में 120 भेज देंगे। ये पार्टीज के बीच में आपस में डीलिंग है तो वो अप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ कि नहीं, समझ में आ रहा है? मैम देखिए, लॉ तो तभी एग्जिस्टेंस में आ रहा है जब पार्टी को कुछ याद आ रहा है। पार्टी अगर भूल गई, लॉ विल नेवर वेकअप यू ऑन योर राइट्स। अगर आप अपने अधिकारों पे सोए हुए हैं, लॉ कहेगा बेटा सोए रहो, आपको खुद जाग के पहुंचना है। आपने कभी न्याय की मूर्ति देखी है? आंधी नहीं होती, आंखों पे पट्टी बंधी रहती है। तराजू, एक हाथ में तराजू होता है, एक में तलवार होता है, आंखों पे काली पट्टी। आप समझिए इस क्या इंडिकेट कर रही है, लॉ कह रही है कि हम कुछ नहीं देख रहे। कानून अंधा होता है, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। तराजू मतलब मेरे पास एक तराजू है, दो पार्टी की तरफ है, जिसने एविडेंस ज्यादा रखा तराजू उसके तरफ चला जाएगा और जजमेंट उसके तरफ आएगा। और तलवार जिसके अगेंस्ट जजमेंट है उसको सजा देंगे। लॉ ये नहीं देखेगा कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। आंख में पट्टी है, सीधी बात। लॉ हमेशा किस पे काम करता है? एविडेंसेस पे, ठीक है। एनीवेज, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी अनलेस एंड अदरवाइज एग्रीड, बायर बाउंड नहीं है इंस्टॉलमेंट डिलीवरी देने के लिए। अगर कोई, सोचो तुम्हारी शादी हो रही है, किशन की शादी हो रही है लेट्स से, और उसने एक शेरवानी मंगवाई। पहले उसने क्या भेजा? गले का कॉलर, फिर भेजा हाथ, फिर भेजा बाकी कपड़ा, फिर भेजा बटन की लगा लेना। क्या किशन उसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा ना। तो बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ इंस्टॉलमेंट डिलीवरी अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अगर बायर एक्सेप्ट कर लेता है तो उसकी मर्जी, कहे ना, अगर झगड़ा ही नहीं है तो लॉ क्यों आएगा? हाँ जी सर, हाँ तो अलाउड नहीं ना है सर। मतलब बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट। क्या हम बता चुके हैं पूरा, हम पूरा क्लास में डिटेल में बताए हैं पार्ट डिलीवरी और इंस्टॉलमेंट में क्या अंतर है, ठीक है। इसके बाद 39 का सिर्फ 1 वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कैरियर या वो फिगर के थ्रू डिलीवर किया जा रहा है, ठीक है, यहां पे लिखा भी हुआ है, वेयर इन परसुएंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर इज ऑथराइज्ड और रिक्वायर्ड टू सेंड गुड्स टू द बायर, डिलीवरी of the goods to the carrier whether named by the buyer or not for the purpose of transmission of good or delivery of a goods to a war figure or safe custody is prima facie deemed to be a delivery of a goods to buyer। आपने the moment किसी थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी डिलीवरी से आपने सामान भिजवा दिया है तो गुड्स किसके पास माना जाता है? डिलीवर टू दी बायर। ये हमने क्लास में ही बताया, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी 3 प्रोविजन इसमें नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ एक। फिर 40 में क्या है? रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू दी डिस्टेंट प्लेस। इसमें क्या लिखा हुआ है? रिस्क ऑफ डिटोरिएशन हमेशा किसके पास रहता है? बायर के पास, ठीक है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अगर अदरवाइज एग्रीड है, मतलब सेलर ने इंश्योरेंस ले रखा है या सेलर के ऊपर हमने बाइंड कर दिया कि मेरे घर सही सामान पहुंचा दो, तो सेलर लाइबल है। अगर दो पार्टीज के बीच में कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो रिस्क किसका है? हमेशा डिलीवरी में रख दिया, ऑनरशिप बायर की हो गई तो बायर का रिस्क है, एज सिंपल एज इट इज, तब सेलर का।
अगर राइट ऑफ डिस्पोजल सेलर ने अपने पास रखा है तो सेलर का, क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं। फिर बायर के पास पूरे अधिकार हैं गुड्स को एग्जामिन करने के, ठीक है। इसीलिए जो भी गुड्स आपके पास आते हैं ऑनलाइन भी, उसमें 7 डेज, 5 डेज, 3 डेज रिटर्न पॉलिसी होती है, क्योंकि आप इमीडिएट, इनफैक्ट अभी जैसे फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डेज में सामान भिजवाए तो बहुत सारे सामान पे रिटर्न पॉलिसी नहीं थी, उनका था सर्विस सेंटर, डे 1 से सर्विस सेंटर का आपका सर्विस का वो था, ठीक है। तो वहां पे रूल बनाया गया कि कोई भी गुड्स एक्सेप्ट करने से पहले जो डिलीवरी बॉय गुड लेकर आ रहा है वो उस गुड्स को पूरा बायर के सामने ओपन करेगा, हर एंगल से फोटो खींचेगा कि कहीं पे कोई खराबी नहीं है, और फिर बायर को गुड्स दिया जाएगा। गुड्स बायर चेक करेगा, बायर को गुड्स सही लग रहा है तो बायर एक ओटीपी उसको मोबाइल पाएगा, वो देगा डिलीवरी बॉय को, तब डिलीवरी कंप्लीट होगी। जैसे हमने भी ये फोन मंगाया, उसने अलग अलग मतलब अप साइड, फोर साइड से, फ्रंट बैक से, फिर कॉर्नर से, हर जगह से एक एक फोटो ली, और उसके बाद उसने मेरे को दिया, सर आप चेक कर लो। फिर हमने एप्पल के वेबसाइट पे जाके नंबर चेक किया कि कहीं यूज तो नहीं आया मेरे पास। जब फुल्ली सेटिस्फाइड हुए तब हमने उसको ओटीपी दिया। ये राइट है मेरे पास अंडर द सेल ऑफ गुड एक्ट। और जब ये काम नहीं हो रहा है, जब ये काम नहीं हो रहा है तो वहां पे 7 डे रिटर्न पॉलिसी रहेगी कि अगर मेरे को डिब्बा खोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, जब हम पेमेंट कर दें, ओटीपी दे दें, तभी मेरे हाथ में बॉक्स आएगा, तो उस समय मेरे पास रिटर्न पॉलिसी हमेशा रहेगी, क्योंकि मेरे पास बीइंग अ बायर आई हैव अ राइट टू एग्जामिन द गुड बिफोर एक्सेप्टिंग इट। क्लियर है? इसके बाद बायर एक्सेप्ट करेगा गुड्स को। अगर बायर जानबूझ के रिजेक्ट करता है गुड्स को, ठीक है, जानबूझ के अगर रिजेक्ट करता है या निग्लेक्ट करता है डिलीवरी देने से, तो डिलीवरी में होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बायर रिस्पॉन्सिबल होगा, सेलर उससे रिकवरी क्लेम कर सकता है। इसके अलावा बायर अगर गुड्स को रिजेक्ट कर देता है बिकॉज वो उसके सैंपल या डिस्क्रिप्शन या किसी भी कंडीशन से मैच नहीं करते हैं, तो इट इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ बायर टू डिलीवर और टू रिटर्न दी रिजेक्टेड गुड्स। और इसीलिए आप देखते हो जब भी रिजेक्शन होता है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सेलर टू सेंड अ पर्सन टू रिकवर द गुड। इनफैक्ट आपको इसका एक बड़ा ही प्रीमियम एग्जांपल देते हैं। पिक्सल के फोन आते हैं, पिक्सल के फोन में पूरे इंडिया में एक ही सर्विस सेंटर है। आपको अगर पिक्सल का फोन लियो खराबी हो जाए तो आप बनारस में नहीं बनवा पाओगे। आप उनके फोन पे बात करोगे सर्विस सेंटर से, और वो कहेंगे कि या तो उनका बंदा आएगा आपके यहाँ, या फिर आप उनके सर्विस सेंटर के एड्रेस पे भिजवा दो। जो भी कॉस्ट होती है वो पे करते हैं, क्योंकि यू बीइंग अ बायर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटर्न द रिजेक्टेड गुड। ठीक है, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सेलर टू रिक्लेम दी रिजेक्टेड गुड्स। क्लियर है? कोई डाउट? बस कंडीशन ये है कि जो बायर है वो रॉन्गफुली रिजेक्ट ना किया हो। अगर बायर ने रॉन्गफुली रिजेक्ट किया है तो फिर बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर जेन्युइन कंडीशन की फुलफिलमेंट नहीं हो रही इसलिए रिजेक्ट है तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोई डाउट यहां तक? पक्का? कोई डाउट? इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज अनपेड सेलर। अनपेड सेलर क्या कहता है? अनपेड सेलर का मतलब है द होल प्राइस ऑफ अ गुड इज नॉट पेड और टेंडर्ड। इसमें मतलब क्या है? पूरी प्राइस या तो दी नहीं गई है या ऑफर नहीं की गई है देने के लिए। देखो, बीइंग अ बायर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्राइस ऑफर करना। हम जबरदस्ती सेलर के हाथ में पैसा रख के नहीं आएंगे। हमने कहा सेलर से भाई पैसा भिजवा रहे ले लो, सेलर ने कहा भाई अभी मत भिजवाओ, या हम अभी नहीं ले पाएंगे। अब हम पैसा देने की लायबिलिटी से मुक्त है। मुक्त मतलब फ्री, मतलब क्या है यहां पे कि हम पैसा देना तो हमें है, बट नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ अ सेलर टू आस्क फॉर, मतलब जैसे कि ड्यू डेट आ गई, कल ड्यू डेट है, मान लो कल ड्यू डेट है वॉशिंग मशीन खरीदने की, हमने कल ऑफर किया, अभी हम पैसा भिजवा रहे हैं, उसने कहा भैया अभी मत भिजवाइए। अब अगली ड्यू डेट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी नहीं है। हमने टेंडर किया था प्राइस, समझ में आ रहा है? या तो हम पैसा दे दें या फिर टेंडर मतलब ऑफर कर दें पैसा देने का। अगर ऑफर के बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो नई डेट उसको देनी है, हमें नहीं देनी है। ठीक है? इसके बाद अगर कोई चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, ठीक है, तो नेगोशिएबल मतलब प्रॉमिसरी नोट, चेक या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, और वो डिसऑनर हो जाए तब भी सेलर क्या हो जाएगा? अनपेड। ड्यू डेट पे हमने एक चेक दे दिया, चेक डिसऑनर हो गया, तो अब क्या हो गया? सेलर अनपेड हो गया। ठीक है? अनपेड सेलर के राइट दो होते हैं, अगेंस्ट द गुड्स, अगेंस्ट द बायर। अगेंस्ट द बायर तो बहुत सिंपल सा है, ही कैन फाइल अ केस फॉर द प्राइस, he can file a case for damages, he can also file a case for interest। जो damages पे उसका इंटरेस्ट हो रहा है, जैसे कि 3 महीने पैसे नहीं दिया, 3 महीने का ब्याज दर भी तो बढ़ा, इंटरेस्ट भी तो बढ़ा, उसको भी पे करना पड़ेगा।
ठीक है। इसके बाद अगेंस्ट द गुड दो है, प्रॉपर्टी पास टू द बायर, प्रॉपर्टी नॉट पास टू द बायर। अगर प्रॉपर्टी बायर के पास नहीं हुई है तो डिलीवरी विथहोल्ड कर सकता है, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और रीसेल उसके बाद अपने आप लग जाएगा। मगर अगर प्रॉपर्टी पास हो गई, मतलब ऑनरशिप किसको चली गई है, बायर को, तो सेलर के पास तीन राइट है, लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट और रीसेल। मेरी बात ध्यान समझिएगा, लीन क्या होता है? लीन तभी लगेगा जब सेलर के पास पोजीशन होगी। लीन कब लगेगा? जब सेलर के पास पोजीशन होगी, ठीक है, जब सेलर के पास पोजीशन होगी। और जब तक पेमेंट नहीं मिलेगी सेलर उसको अपने पास ही रखेगा। सेलर क्या उस गुड्स का मालिक है? नहीं, मालिक कौन है? बायर। पर सेलर कब तक अपने पास रखेगा? वॉशिंग मशीन किसकी है? तो सेलर कब तक उसको अपने पास रखेगा? जब तक हम पेमेंट ना कर दें, ठीक है। इसको कहते हैं राइट ऑफ लीन। समझ में आ रहा है? जब क्रेडिट पे सेल हुआ हो, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बट टर्म एक्सपायर्ड और बायर बिकम इंसॉल्वेंट, उनको पता है बायर पैसा नहीं दे सकता तो गुड्स क्यों भेजेंगे वो, ठीक है। कब ये लीन टर्मिनेट होती है? नंबर 1 जब डिलीवरी हो जाए टू दी इंडिपेंडेंट कैरियर। नंबर 2 बायर के पास लॉफुल पोजीशन आ जाए। भाई जब मेरे पास पोजीशन आ गई तो सेलर कैसे लीन अप्लाई करेगा? लीन अप्लाई करने के लिए गुड्स होना तो चाहिए उसके पास। अब मेरे पास लॉफुली आ गया तो मेरे से छीन के ले नहीं सकता है, तो क्या कर सकता है? एट मैक्स मेरे ऊपर केस करेगा फॉर दी प्राइस डैमेज एंड इंटरेस्ट। इसके अलावा सेलर खुद से वाइवर कर दे, छोड़ दे अपना राइट, पैसा नहीं दे रहा है फिर भी सामान भेज दे, या फिर स्टॉपल, सेलर कुछ ऐसा कर दे जिसके कारण प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल उसके ऊपर लगे और उसको गुड्स भेजना ही पड़े। अब इन ऑल दीज केसेस क्या हो गया? लीन टर्मिनेट हो गई, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है? राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। सेलर को, अब ये बड़ी स्पेसिफिक कंडीशन है, ये हमेशा रास्ते में नहीं रुकवा सकते हैं। सेलर गुड्स को रास्ते में तभी रुकवा सकता है जब सेलर के पास, सेलर को ये कंफर्मेशन मिल जाए कि बायर क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट, ठीक है। वो वर्ड यहां पे कहीं दिख ही नहीं रहा है मेरे को, बड़ा सरप्राइजिंग है ये। राइट ऑफ ट्रांजिट इन राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मींस right of stopping the goods while they are in transit to regain the possession and to retain till the full payment is made. Right of condition दिया पर, ये दिया है buyer has become, अगर buyer insolvent नहीं हुआ है तो seller रास्ते में goods नहीं, सिर्फ एंटिसिपेशन पे कि buyer पैसा नहीं देगा, इस बात पे seller goods रास्ते में नहीं रुकवा सकता है। He buyer must be declared insolvent, तब वहां पे सेलर रास्ते में गुड्स रोका। भाई इंसॉल्वेंट हो गया तो पता ही है कि अगला बंदा बस पैसा नहीं है, इंसॉल्वेंट है, पैसा नहीं दे पाएगा, तो हम रास्ते में ही गुड्स को रुकवा लेंगे, ठीक है। और गुड्स इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? जब वो कैरियर वाले के पास, व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू द कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन एंड बायर को अभी तक नहीं मिला है, तो क्या गुड्स माना जाएगा? इन रास्ते में है, ट्रांजिट। भाई मिल गया तो ट्रांजिट खत्म हो गया, मिले नहीं अभी तक। When does transit come to an end? जब डिलीवरी कंप्लीट हो जाए, मतलब बायर को गुड्स दे दिया गया हो, ट्रांजिट खत्म है, अब तुम रास्ते में नहीं रुकवा सकते हो। फिर बायर ऑब्टेन द गुड्स बिफोर द डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी, गुड्स अभी रास्ते में ही थे, बायर ने रास्ते, आपको एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए प्लेन से कुछ गुड्स जा रहे थे और जिसने गुड्स ऑर्डर किया था वो प्लेन का पायलट था। पायलट को पता चलता है कि उसी के गुड्स प्लेन में रखे हुए हैं। प्लेन लैंड करते ही पायलट जाकर अपना सामान उठा लेता है। अभी ट्रांजिट कब कंप्लीट होता? जब उसे घर पे पहुंचता, तो उसने बीच रास्ते ही सामान उठा लिया, तो यहां पे क्या हो गया? ट्रांजिट एंड हो गया। इसके अलावा कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, कैरियर वाला रॉन्गफुली रिफ्यूज कर दे तो कैरियर वाली गलती है, बायर कैरियर वाले केस करेगा और गुड्स की रिकवरी कर लेगा। इसके अलावा गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर हायर्ड बाय द बायर, जो सामान ले जाने वाला कैरियर वाला है वो किसका आदमी है? बायर का है, बायर का आदमी है। जैसे ही रास्ते में भी पकड़ा तो बायर का ही ना हो गया सामान, वो सेलर कहने पे थोड़ी रुकेगा अब। इसके बाद वेयर द पार्ट डिलीवरी ऑफ अ गुड हैज बीन मेड टू द बायर, ट्रांजिट कम्स टू एन एंड फॉर द रिमेनिंग ऑफ द गुड विच आर येट टू बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। आधा सामान रिसीव हो गया, आधा रास्ते में है, तो जो आधा रास्ते में है उसको भी डिलीवर माना जाएगा, आप आधे को रोक नहीं सकोगे। और आखिरी क्या है? where the goods are delivered to a ship chartered by buyer, जिस शिप से भेजे हो वो किसकी शिप है? बायर की है। लॉजिकली सोचो क्या सेलर रोक पाएगा? स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब होगा? जब स्टॉपेज इन ट्रांजिट होगा तो आपको उस गुड्स की पोजीशन लेनी होगी बाय गिविंग नोटिस टू दी
कैरियर, भाई कैरियर वाले को नोटिस दोगे कि भाई गुड्स मत भेजना, तुम्हारे पास है, उसको बायर को डिलीवर मत करना, रास्ते में रोक लो, और हम आ रहे हैं उसकी पोजीशन लेने। क्लियर है? सिंपल सिंपल प्रोविजंस है ये सब। फिर क्या है? एक्सेप्शंस वेयर अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन एंड स्टॉपेज आर इन ट्रांजिट डिफीटेड। ये दो कंडीशंस ऐसी है जहां पे राइट इन ट्रांजिट डिफीट हो जाता है। नंबर वन इज व्हेन द सेलर हैज असेंटेड टू द सेल, मॉर्गेज और अदर डिस्पोजिशन ऑफ गुड मेड बाय द बायर। बायर ने अभी तो गुड्स की पोजीशन नहीं ली थी, वॉशिंग मशीन अभी भी दुकान पे रखी, मेरे पास नहीं आई है, और हमने वो वॉशिंग मशीन आपके पास गिरवी रख दी, और सेलर इस बात को कह दिया हाँ हाँ ठीक है। अब समझो, अब क्या सेलर उसको रोक सकता है? उसने खुद ही ना कहा गिरवी रखने के लिए, तो आपके पास आने से मतलब अगर हम आपको गिरवी रखें मतलब आपसे उधार लिए हैं, आपको हम पैसा वापस ना करें, तो क्या सेलर रास्ते में रोक सकता है कहीं पे भी? उसने खुद हाँ कहा है, अब उसको देना ही, मतलब हमें नहीं देगा, आपको देना पड़ेगा। या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसको मिल गया हो? बायर को। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है? पोजीशन का राइट, और बायर ट्रांसफर कर दे वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसको? किसी थर्ड पर्सन को, मतलब किसी सेकंड बायर को, और सेकंड बायर इन गुड फेथ, बीइंग एन इनोसेंट बायर, फॉर अ कंसीडरेशन ले ले। मेरी बात समझ रहे हो? उसको भी आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि बायर के पास ऑनरशिप थी, बायर के पास राइट ऑफ पोजीशन भी आ गया था, और उसने बेच दिया किसी और को। तो थर्ड पर्सन कैसे जानेगा कि बायर सेलर अनपेड है कि पेड है? उसके पास सारे कागज दिखे, उसने खरीद लिया। तो बीइंग एन इनोसेंट बायर, क्या उससे कुछ गलत होना चाहिए? तो सेलर जो ओरिजिनल बायर है उससे रिकवरी तो कर सकता है प्राइस की, मगर जो सेकंड बायर है उससे गुड्स रोक नहीं सकता है। क्लियर है? तुम यस बोल रहे हो, सोच लो तुम्हारी क्लास दोबारा आनी है क्या? फिर क्या आता है? भाई गुड्स अपने पास वापस आ गए, बायर पैसा दे नहीं रहा है, सेलर क्या करेगा? रीसेल करेगा रिकवरी के लिए, कर सकता है, पर रीसेल के लिए कंडीशन नोटिस देनी पड़ेगी किसको? बायर, क्योंकि गुड्स का मालिक कौन है? बायर। तो उसको बता तो दो कि तुम पैसा नहीं दे रहे हो तो तुम्हारा सामान हम बेच देंगे। अब अगर सामान जिस प्राइस पे बायर को बेचा गया था उससे ज्यादा में बिका, तो प्रॉफिट किसको देना पड़ेगा? बायर को। उससे कम में बिका तो डैमेज किससे क्लेम करेंगे? चलिए, गुड पॉइंट। नोटिस दिए तो प्रॉफिट नहीं देंगे, बिना नोटिस के बेचे तो प्रॉफिट देना पड़ेगा। गुड पॉइंट, ठीक है। इसके बाद क्या था? राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, ये हम बता चुके हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या क्या होता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर वेयर फेल्स टू डिलीवर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर वेयर ही रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर वेयर ही डिलीवर द गुड्स कंफर्मिंग गुड्स एंड बायर रिजेक्ट दी और रिवोक दी एक्सेप्टेंस। ये सभी ब्रीच के केस हैं, और इस केसेस में क्या होता है? राइट ऑफ अ बायर इन केस ऑफ अ ब्रीच, डैमेज मांग सकता है नॉन डिलीवरी के लिए, केस कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? जो परफॉर्मेंस वादा किया गया था, मतलब गुड्स डिलीवर करना है तो वही गुड्स डिलीवर करना ही करना है। ऐसा नॉर्मली बनाया गया जब एंटी गुड्स को लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, भाई एंटी गुड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है तो मेरे को वही चाहिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसके बाद ब्रीच ऑफ वारंटी, डैमेज मांग सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, और जो भी नुकसान हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हैं। हाँ जी, जो आपने उसको पैसा दिया एडवांस, वो आपको रिटर्न करेगा क्या आपको? आप सोचो, वॉशिंग मशीन को कुछ डैमेज हो जाता है, अभी उसकी ऑनरशिप किसके पास है? ठीक है, वो क्यों? आप रिस्क किसका है? जिसकी ऑनरशिप उसका रिस्क, रिस्क मेरा है ना, मेरा है। अब वॉशिंग मशीन में कुछ भी डैमेज होता है, हम उससे क्या क्लेम कर सकते हैं? डैमेज तो मेरा ही हो रहा है ना, हम उससे क्लेम कर सकते हैं ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है, और कंडीशन उस केस में जब वो मेरे पास आए और जो डिस्क्रिप्शन या जो सैंपल हम देख कर आए उससे मैच ना करे तो कंडीशन। ठीक है, और क्योंकि ब्रांडेड है, सैमसंग का है, तो उसमें क्या हो जाएगा? अगर कुछ और खराबी है तो फिर हमें ब्रांड से क्लेम करना है, सेलर से मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए हमने यहां पे कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी? सेल तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक इंस्टॉलमेंट ना हो जाए। ये गाना है ना, विलन अभी आधा अधूरा है, सेल अभी आधा अधूरा है। जब तक इंस्टॉलमेंट नहीं होगी तब तक सेल कंप्लीट नहीं होगा। हम भी ये लॉ पढ़े हैं ना सर, थोड़ा बहुत तो लॉ हम भी लगा के आएंगे। ठीक है, आखिरी प्रोविजन है ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल का मतलब क्या होता है?
फनी बात यह है कि सही सही है, जो ऑक्शन में सेल होता है। ऑक्शन में कैसे सेल होता है? जब किसी चीज की बिडिंग लगती है, बोली, जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको वो चीज बेच दिया जाएगा। सेक्शन 64 में यह है। रूल्स क्या क्या कहा गया है? गुड्स सोल्ड इन लॉट, कंप्लीटेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, राइट टू बिड में बी रिजर्व। मतलब क्या है कि सेलर अपना राइट एक रिजर्व कर सकता है कि हम भी बिडिंग करेंगे इसमें प्राइस बढ़ाने के लिए। रिजर्व प्राइस भी हो सकता है कि इसके नीचे नहीं कोई बिकेगा। इसके अलावा प्रिटेंडेड बिडिंग को अलाउ नहीं किया। प्रिटेंडेड बिडिंग क्या होती है? सेलर दो आदमी अपने रखवा देगा दाम बढ़वाने के लिए, नहीं अलाउड है। अगर बायर को पता चल गया तो बायर के वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। इसके बाद वेयर सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर, जो सेलर ने सेल के बारे में नोटिफाइड नहीं किया है कि हम भी खरीद रहे हैं, तो भी वॉइडेबल होता है। ये तो राइट टू बीड ही हो गया। राइट टू बीड है कब? सेलर बता के करेगा। सेलर बता देगा बायर को कि हम भी बिडिंग कर रहे हैं, तब अलाउड है। उसके बाद भी बायर आ रहा है तो बायर को पता होना चाहिए कि प्राइस बढ़ेगी। ठीक है। इसके अलावा आप यहां पे एक वर्ड होगा फॉल ऑफ हैमर, कहीं लिखा नहीं है, ये फॉल ऑफ हैमर। यहीं पे आपका क्या होगा? नॉर्मली ट्रेडिशनली फॉल ऑफ हैमर पे ही हम क्या मानते हैं? बिडिंग को कंप्लीट। अगर हैमर नहीं गिरा है तो बिडिंग अभी चालू है। ठीक है, क्लियर है? इसी के साथ आपका ये पूरा रिवीजन कंप्लीट होता है फॉर द सेल ऑफ गुड एक्ट। ठीक, आधे घंटे 2:30। ठीक है, तो आपको कोई भी चैप्टर में डाउट हो आप कभी भी पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट और एलएलपी, मतलब तीनों एक साथ नहीं, अलग अलग कंप्लीट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली डे आफ्टर टुमारो, मतलब कल परसों तक में आपका टोटल रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। और यही स्ट्रेंथ रहेगी तो हो सकता है कल भी हो जाए। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।